आपने 10 साल आईटीसी में काम किया, इंडिया की टॉप कंपनी, पर एक एम्प्लॉय माइंडसेट से सीधे शिफ्ट किया आपने रियल एस्टेट की दुनिया में। अब बिजनेस में जहाँ बिना पैसा लगाए पैसा कमाया जा सकता है वो रियल एस्टेट है। इसके अलावा कोई और धंधा नहीं है जहाँ बड़ा पैसा कमाया जा सकता है। जो इन्वेस्टमेंट है वो ओनली टाइम है और लर्निंग है। प्रॉपर्टी खरीदते समय पहले तो क्या क्या ध्यान रखे कोई भी एक एंड यूजर? प्रॉपर्टी खरीदते वक्त सबसे पहली चीज आपने ये ध्यान रखनी है, आप जिससे प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं उसके प्रॉपर। मान लो कोई बिल्डर है, अब वो बिल्डिंग बना रहा है और मान लो वो बीच में गायब हो गया, अब आपका लोन वोन चल रहा है, अब वो मिल ही नहीं रहा, बात ही नहीं हो रही, या फिर जेल में या फिर कुछ है, तो उस केस में एक एंड यूजर को क्या करना चाहिए? आपको लीगल सर्विस चाहिए, अकेले अकेले लड़ोगे तो बहुत लड़ाई होगी, तो आप हाई कोर्ट भी नहीं जा सकते। पता है आपको, आप अगर इंडिविजुअल कोर्ट केस करोगे तो आपको लोकल में जाना है, पर अगर आप जैसे ही मोर देन 5 पीपल बनते हो तो आप हाई कोर्ट जा सकते हो। आप कभी डेवलपर से उसकी जमीन, उसने जो जहाँ पे प्रोजेक्ट बना रहा है उसकी डिटेल ली? नहीं, कभी नहीं रहता। कभी नहीं ली। क्यों? आपको लगता है रेरा ने सर्टिफिकेशन दे दिया है, इट मीन्स वहां पे सब कुछ ठीक है। आकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम के अंदर। आपने 10 साल आईटीसी में काम किया, इंडिया की टॉप कंपनी, हजारों करोड़ का बिजनेस है, कुछ बिजनेस आप भी हेड कर रहे थे वहाँ पे। नॉर्थ इंडिया देख रहा नॉर्थ इंडिया देख रहे थे, मतलब इस अपने आप में बड़ी बात है, पर एक एम्प्लॉय माइंडसेट से सीधे शिफ्ट किया आपने रियल एस्टेट की दुनिया में। कैसे? कैसे? 2020 का टाइम था, मैंने जॉब तो 2017 में ही छोड़ दी थी। उसके बाद स्टॉक मार्केट किया 3 साल, अच्छे सिविल्स थे, अच्छे क्रेडिट कार्ड्स थे, तो मार्केट किया, काम किया। पर 2020 में रियलाइज हुआ कि बिजनेस करना है। अब बिजनेस में जहाँ बिना पैसा लगाए पैसा कमाया जा सकता है वो रियल एस्टेट है। इसके अलावा कोई और धंधा नहीं है यहाँ बड़ा पैसा कमाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर अर्निंग्स काफ़ी बड़ी हैं। बिकॉज आप टिकट साइज जो सेल कर रहे हो, ये अब गुड़गांव की बात करो तो 2 करोड़ की उस समय पे टिकट साइज चलती थी, आज वो 4.5-5 करोड़, इवन 11-12 करोड़ तक चली गई है। उसके अंदर नई बुकिंग्स के अंदर ऑलमोस्ट 4 to 5% कमीशन रहते हैं। करेक्ट। सो ह्यूज प्रॉफिट्स, जहाँ पर आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो ओनली टाइम है और लर्निंग है, बस वो है। तो रियल एस्टेट में आया था जब, तो जर्नी ऐसी थी कि हनी कटियाल का नाम आपने सुना होगा, इन्वेस्टर क्लिनिक वाले, वो बंदा नेटवर्क मार्केटिंग करते हुए, उनके वीडियोस उस समय काफ़ी वायरल हो रहे थे कि वो नेटवर्क मार्केटिंग से लैंड रोवर लेके घूम रहे। तो उनकी जर्नी थोड़ी सी अंडरस्टैंड की तो पता लगा भाई वो रियल एस्टेट ही बेच रहे थे। तो मुझे लगा यार ये बंदा कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, लेट्स सी। तो उस समय पे मैं उनसे जाके मुलाकात हुई, तो उनके मैनेजर मिले जिनके साथ हमने काम किया। तो क्योंकि मुझे बिजनेस ही करना था, 2017 में मैंने लाइन खींच दी थी लाइफ में मैरिज के बाद कि जॉब तो नहीं करनी, क्योंकि हमारी जो कॉर्पोरेट कंपनी होती है ना, वहाँ पर आप जाते हो पूरे पूरे साल खाली प्लानिंग चलती है, और पूरे महीने काम करने के बाद जो आपके पास पैसे आते हैं एक्चुअल में आप बिजनेस में एक दिन में कमा सकते, पर आपको लिमिट तोड़नी पड़ेगी अपनी। मैक्सिमम एम्प्लॉय अक्रॉस द इंडिया, उनके माइंडसेट में लिमिट लग गई है कि यार मैं, अगर उनसे बात की जाए ना, आप 50 लाख की गाड़ी, वो कहेंगे नहीं यार क्या बात कर रहे हैं, रहने दे, मैं क्योंकि 1 लाख भी कमा रहा हूँ ना, तो वो एवरेज, वो कैलकुलेशन उनकी चालू हो जाएगी कि यार 20 साल 30 साल लगेंगे मुझे उतना पैसा, फिर वो इकट्ठा भी हो पाएगा नहीं हो पाएगा। बट जॉब के अलावा बिजनेस में ये अपॉर्चुनिटी है, यू कैन मेक बिग अमाउंट्स अगर आप राइट प्रोफेशन में हैं। पर रियल एस्टेट से पहले मैंने डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी सोचा था इन आईटीसी। तो आईटीसी क्योंकि मेरे अच्छी खासी बातचीत थी, पिछले 10 साल में काम करके आया था, टॉप मैनेजमेंट के अंदर मेरी अच्छी दोस्ती थी, तो उन्होंने बताया कि हम डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस देख रहे हैं अब, तो आप उसमें देख लो। पर उसमें इन्वेस्टमेंट लग रही थी अप्रॉक्सीमेटली 15-16 लाख रुपए की, और दैट टाइम कोविड के बाद में वो अमाउंट्स नहीं थे। फिर क्या था, वो सिस्टम बिल्कुल नया था, आपको मल्टीपल एम्प्लॉय रखने पड़ते, फिर आपको एक ऑफिस लेना पड़ता, एक वेयर हाउस लेना पड़ता, फिर आपको ट्रांसपोर्टेशन देखना पड़ता। मार्जिन 3 से 4% थे, एंड दैट मार्जिन इज बिकॉज आप 10-15-20 लाख का माल बेचोगे रोटेशन में, और 10-15-20 लाख के माल के लिए आपको 50 लाख रुपए का माल रखना पड़ेगा, उससे पहले होगा नहीं, प्लस मार्केट भी नहीं थी। तो वो सारे सिनेरियो को देखते हुए मुझे लगा यार ओनली रियल एस्टेट बिजनेस ऐसा है जहाँ पर हमारे इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं लग रही। अब मैं सेल्स में था, हार्डकोर सेल्स पिछले 10 साल से, और उससे पहले भी मैंने कई सारी सेल्स की हैं, नेटवर्क मार्केटिंग भी की है, तो मुझे माल तो बेचना आता था। मुझे लगा रियल एस्टेट चलते हैं, और गए, बात हुई, तो एक प्रॉफिट शेयरिंग की बात हुई कि आप
क्लाइंट लेके आइए, डील क्लोज होगी, वी शेयर 35% ऑफ प्रॉफिट जो आएगा। सपोज 1 रुपया आया तो 1 रुपये में 35 पैसे आपके, बाकी 65 पैसे कंपनी के। मैंने कहा ठीक है, आई स्टार्ट वर्किंग, क्योंकि मैं ITC 10 साल सुबह मानेसर ऑफिस में जा रहा था 9 o'clock शार्प रोहिणी से। इसका मतलब है कि मुझे 7 बजे ऑफिस अपना घर छोड़ देना था। तो जब IC का ऑफिस में जाना स्टार्ट किया तो हम शार्प 9 o'clock पहुंचना स्टार्ट किया और 7 बजे तक स्टार्ट ट्रेनिंग्स। 6-7 महीने बीते, मेरे हाथ में पैसा कुछ नहीं आया था। और क्योंकि मैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे गया था तो मुझे कोई मंथली पे आउट सपोर्ट नहीं था। एट दैट टाइम मेरी वाइफ ने बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने, क्योंकि वो वर्किंग थी, वही एक राइट पिलर थी मेरी लाइफ में। उनकी वजह से मैं उनसे एक फिक्स अमाउंट लेता था, वो 4,500 रुपये फॉर द फ्यूल, कि मेरी गाड़ी नहीं रुकनी चाहिए। आई स्टार्ट ड्राइविंग। मैं दिल्ली में, क्योंकि मेरा मैक्सिमम कनेक्शन दिल्ली में था, ऑल द टॉप आप कह सकते हो रिटेल के शोरूम्स जो गुड़गांव या दिल्ली के हैं, मेजर दिल्ली में हैं, उन सबसे मेरे बहुत अच्छे बॉन्डिंग थी, बिकॉज हमने 10 साल तक ITC को रिप्रेजेंट किया था, उनको काफ़ी माल बेचा था, तो अच्छे रिलेशनशिप थे। तो मैंने स्कूटी स्टार्ट की और जाना चालू किया। चौथे महीने में ब्रेक थ्रू मिला था, पर क्योंकि रियल एस्टेट के धंधे में पैसा इमीडिएट नहीं आता, राइट, इट विल टेक मिनिमम 120 days to 160 days पैसा कन्वर्ट होने में। बिकॉज आज आपको मैंने कोई प्रॉपर्टी बेची, बेचने से पहले प्रिपरेशन लगती है, क्योंकि प्रॉपर्टी के बारे में समझना होता है, 3-4 मीटिंग्स होती है, तब जाके आप कोई एक डिसीजन ले पाते हो कि यार मुझे कोई चीज़ खरीदनी है। खरीदने के बाद आप 10%, 7%, 8% की पेमेंट करते हो, बुकिंग अमाउंट। फिर डेवलपर आपको 60 दिन का या 90 दिन का टाइम देता है। जब आप वो थ्रेशोल्ड कंप्लीट करते हो, उसके बाद में जाके हम बिलिंग लगा सकते हैं। इट विल टेक 45 days टाइम, और उसमें भी बीच में लोन में अगर कोई दिक्कत आ गई तो इट विल ऑल डिले। तो मेरे साथ तो वही किस्सा हुआ। पहला केस जब हुआ और जब उसकी पेमेंट डिसबर्स हुई तो ऑलमोस्ट 8 month निकल चुके थे। तो मेरी वाइफ ने डाउट भी किया एक बार कि तुम सही जगह हो, बिकॉज तुम्हें जॉब अगर ज्वाइन करोगे तुम्हें मिल जाएगी। पर मैंने वो लाइन खींची हुई थी कि मुझे जॉब तो करनी ही नहीं है। करेक्ट। ठीक है, एट दैट टाइम क्योंकि मैं देख रहा था वहाँ रियल एस्टेट में लोग उस ऑफिस के अंदर लाखों रुपए लेके जा रहे थे, मुझे लगा दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म जहाँ से लोग पैसा ले जा सकते हैं, रियल एस्टेट। तो फिर 8वां महीना 9वां महीना काफ़ी कुछ सीख चुके थे रियल एस्टेट का। सेल्स आती थी, पर रियल एस्टेट अपने आप के अंदर बहुत कुछ है सीखने को, कि स्क्वायर फिट्स क्या होते हैं, रेरा किस तरीके से काम करता है, कितने लैंड के ऊपर किस तरीके से कैलकुलेशंस होती है, और डेवलपर की चीज़ें एक्सप्लेन करना। तो एक जर्नी स्टार्ट हो गई। देन आई एम सेलिंग प्रॉपर्टी। सो 9th month 10th month आई एम स्टार्टिंग 4 to 5 units एवरी मंथ। अब वो एक जर्नी हुई कि मैं 2021 आई एम टॉप इन IC। वही होता है, प्रोस्पेक्टिंग बन जाती है ना एक टाइम पे कि भैया कि 5-6 महीने मेहनत कर ली और प्रोस्पेक्टिंग खतरनाक बन गई, फिर आपके धड़ाधड़। बस वो अगर आपने 8-9 महीने में, तो सब सेल्स वालों को भाई साहब जो आप सुन रहे हो ना, 4-5 महीने लगा दो जी जान से, प्रोस्पेक्टिंग बनाओ कि अब मैंने इससे भी बात कर ली, इससे भी बात कर ली, और 100-200-500 लोगों से बात कर ली। चौथे 5-6 महीने से ना, मतलब आपका पहले एक क्लोज होगा, एक आम गिरेगा, फिर दूसरा गिरेगा, फिर वो जो बनेगी ना प्रॉस्पेक्टिंग, फिर धड़ 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 जब आम की बारिश होगी ना, तब आप सोच भी नहीं सकते हो कि वो जो 3-4 महीने आपने मेहनत करी ना, वो आपकी पूरी जिंदगी बदल देगी। एब्सोल्युटली। और आपने एक बात और करी सर कि अगर वो कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं ना। तो मैंने फाउंडर्स ड्रीम की शुरुआत ही इसीलिए करी, और मैं चाहता हूँ कि दुनिया के जितने भी फाउंडर है ना, सबके साथ 100%, अगर 13 करोड़ व्यापारी है और 13 करोड़ फाउंडर्स है, तो मैं 13 करोड़ के साथ ही पॉडकास्ट करना चाहता हूँ और उनकी जर्नी आउट करना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों को देख के जो बंदा है सोच रहा है कि मैं भी ये बिजनेस कर सकता हूँ, तो वो करना चालू कर देगा। एब्सोल्युटली। और लर्निंग भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अब जब पहले दिन जाते हो आपके पास में सवाल के जवाब ही नहीं होते, पर आप जब 8-9 महीने लगा देते हो किसी भी प्रोफेशन में, तो आपके पास मल्टीपल सवाल होते हैं और उसके आप सोल्यूशन ढूंढ चुके होते हो। तो जब भी आपको नया पर्सपेक्ट मिलता है, आपको बहुत आसानी होती है उनको चीज़ों को देने में। वही तो जर्नी है ना सर, वही जर्नी है, वही एक्चुअल जर्नी है। देन आई रियलाइज कि रियल एस्टेट में ना एक और चीज़ चलती, लीड्स। मेजॉरिटी क्लाइंट जो हैं वो लीड्स के थ्रू आते हैं, पैकेजेस परचेज करते हैं ब्रोकर्स, वहाँ से लीड्स आती हैं। तो मैंने 1-2 महीने तो जो कमाया थोड़ा बहुत लगाया, पर बाद में पता चला कि वो लीड मुझे नहीं जा रही है, आपको भी जा रही है, आपको भी जा रही है। मतलब गुड़गांव में जब मोर देन 500 ब्रोकर्स, सबके पास जा रही है। तो समझ में आया क्या किया जाए, तो गूगल किया। गूगल में समझ में आया USA के अंदर एक आध पर्सन है जो रियल एस्टेट बेचते हैं, पर वो यूट्यूब के थ्रू बेचते हैं। आई स्टार्ट माई चैनल।
कि भाई अब तो यूट्यूब के ऊपर चलते हैं, क्या होगा ज़्यादा ज़्यादा। मैंने एक सिक्योरिटी गार्ड को कैमरा पकड़ा के पहला वीडियो शूट किया था, कुछ नहीं था और ये झिझक भी नहीं थी कि क्या होगा, पर्पस वो था ही नहीं। बहुत सारे लोग यूट्यूब में ज्वाइन इसलिए करते हैं बिकॉज उनका एम होता है कि मुझे यूट्यूब की तरफ से कमाई आना स्टार्ट होगी। बट मैंने सबसे पहला मोबाइल, एक अच्छा मोबाइल वीवो का, वीवो 80+ प्रो खरीदा, जिसका कैमरा बहुत अच्छा था, 8K तक रिकॉर्ड होता था। साइट पे जाना खड़ा किया, कपड़े पहने और बात करना स्टार्ट कर दी। पहला वीडियो डाला, दूसरा वीडियो डाला, तीसरा वीडियो डाला, रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हो गया। जब दिमाग समझ में आया कि यार यूट्यूब से ना रियल लोग, रियल एस्टेट में जो भी परचेस करने जाता है ना, वो एक बार रिव्यू जरूर लेना चाहता है। तो मैंने स्टार्ट की जर्नी स्टार्ट हुई खुद से, एडिटिंग मोबाइल से करना स्टार्ट की, बिकॉज शुरुआत में कोई नहीं होता आपके साथ, आपको खुद ही सीखना पड़ता है। कई बार आप चलते हो फिर रुक जाते हो, फिर चलते हो फिर रुक जाते हो, और धीरे धीरे जब आप जिद्दी हो जाते हो तो शायद आपको लोग मिलते चले जाते हैं। वो जर्नी स्टार्ट हुई, 1 साल अच्छा चला, फिर रुक गए, फिर देखा कि मार्केट में लोग वीडियोस बना किस तरीके से रहे। हर कोई प्रॉपर्टी बेचने का वीडियो बना रहा है। देन मेरा ब्रदर यूएसए में है, जो मेटा में वर्किंग है, तो मैंने सर्च किया कि यूएसए में लोग कैसे प्रॉपर्टीज बेचते हैं, तो वो ड्रोन शूट्स दिखाया उन्होंने। देन मेरे दिमाग में आया ड्रोन लेके आते, इंडिया में ड्रोन इतना है भी नहीं। तो मैंने फ़ोन किया भाई को अपने, पूछा क्या चलता है, तो DJI एक ड्रोन कंपनी थी, DJI का मैंने एक ड्रोन मंगाया ऑनलाइन, भाई लेके आ गया यूएसए से, वो आया था तो मैंने उससे, अब मैंने फ्लाई करना स्टार्ट किया। पहली बार उड़ाया, गिरा दिया, तो लगा यार ये क्या होगा, लाख सवा लाख का ड्रोन था। मैंने स्टार्ट ड्रोन से फ्लाइंग करना स्टार्ट किया। माय पर्सपेक्टिव इज वेरी क्लियर कि लोगों को उनका घर दिखाना है जो लोग आज परचेस कर चुके। तो हमने कंस्ट्रक्शन साइट की, शायद मेरे बाद लोगों ने कंस्ट्रक्शन अपडेट वीडियोस बनाना स्टार्ट किए, और उससे मुझे जो रिस्पॉन्स और जो प्यार मिला लोगों का, वो अल्टीमेट था। एक डेवलपर का प्रोजेक्ट पकड़ा, उसकी ड्रोन शूट बनाई 10 मिनट की, उसके बाद में अपनी कमेंट्री कर दी। 1 वीडियो, 2 वीडियो, 3 वीडियो, 4 वीडियो बनाते बनाते मैंने लाइन लगा दी, और रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया आया। मतलब मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ा कि मुझे रियल एस्टेट बेचना भी है। मैं इनडायरेक्ट मार्केटिंग में हमेशा बिलीव करता हूँ, बिकॉज आप पहले वैल्यू दो, फिर बाद में क्लाइंट आपके साथ जुड़ता है, और उसके बाद फिर वो जुड़ा रहता है। फिर उसको ना आप फ़ोन करके नहीं बोलते सर प्रॉपर्टी खरीद लो, वो कहता है गुप्ता जी प्लीज़ मेरी मदद कर दो। और मैंने अपने हर वीडियो के अंदर एक लाइन डाली थी, हेल्पलाइन नंबर, बिकॉज माई इंटेंट इज ऑलवेज कि लोगों की मदद करनी है। बहुत रिस्पॉन्स अच्छा मिला। 2 साल काम करने के बाद में उस कंपनी के साथ में थोड़ा बहुत मेरा फंड्स का इशू होने लगा। स्टार्ट किया, अब अपना करते हैं, अपना छोड़ा, फिर अपना स्टार्ट किया। 6 महीने काम किया, क्योंकि इतनी अच्छी बैकिंग नहीं थी पैसे की। देन फिर एक पर्सन और मिले इसी इंडस्ट्री के, अच्छी कंपनी थी, उनका नाम बहुत अच्छा था गुड़गांव में, तो वो मुझे ले गए कि आप चलो मेरे साथ कर लो, आप परसेंटेज आएगा बांट लेंगे, वी कैन वर्क टुगेदर, सेम परसेंटेज वाला सिस्टम। उनके साथ 1 साल काम किया, बहुत अच्छा काम किया, अच्छा पैसा वहाँ से बनाया। बट मीनवाइल मैंने ऑलमोस्ट लास्ट ईयर 2024 जनवरी में ये चीज़ डिसाइड कर ली थी कि मुझे सोसाइटी की हेल्प करनी है। बिकॉज जब मैं हेल्पलाइन नंबर लिखता था और लोगों के जब फ़ोन आते थे, तो फ़ोन इसलिए नहीं आते थे, वो मदद के लिए ज़्यादा आते थे कि सर मेरे साथ ये हो गया है, सर इसमें प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअल में मार्केट में प्रॉब्लम क्या है। तो कई सारे डेवलपर उस समय पे, अब M3M की किस्सा था कि वो जेल में चले गए थे पंकज जी, तो मैं काफ़ी क्लोजली एसोसिएट था फॉर द बिल मेकिंग। उनके प्रोजेक्ट बेच रहे थे हम काफ़ी क्लोजली, और काफ़ी अच्छा माल बेचा था। तो हमने उसकी कंस्ट्रक्शन को मैं दिखाता था, और मेरा हमेशा मानना है देखने पे काम आप यकीन करें, सुनने पे यकीन ना करें, किसी कान के कच्चे ना बने। तो मैं उस समय पे M3M के कंस्ट्रक्शन अपडेट की वीडियोस बनाता था, और मैं देखता था कि साइट्स के ऊपर काम चल रहा है, लोग उस वीडियोस के थ्रू साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भाई लेबर है, अगर मालिक जेल में भी है पर काम चल रहा है, तो आपको परेशान नहीं होना चाहिए। तो मैंने बोलना स्टार्ट किया, लोगों का आया कि भाई और कोई तो बोल नहीं रहा, हर कोई तो निगेटिव बात कर रहा था, और फाइनली पंकज जी बाहर आ गए, तो उसका और प्लस पॉइंट हुआ। और फिर उस दौरान हमने जो भी डिस्कशन किया, जो मेरी सेंस ऑफ नॉलेज बोलती थी रियल एस्टेट को लेके, लोगों का काफ़ी फ़ायदा हुआ, और लोगों ने खूब माल मुझसे खरीदा भी कि यार इस बंदे के कहने पे चलते हैं, बंदा सही गाइड कर रहा है। उस सिचुएशन के बाद में आई स्टार्ट माई ओन कंपनी। हमने फिर प्रोडक्ट ओरिएंटेड कंपनी बनाई, जो मेरी कंपनी है houseypoint.com। उसका मकसद क्या था कि आप सेलर हैं, आपकी प्रॉपर्टी नहीं बिक रही क्योंकि आपको किसी ने कुछ भी कह के बेचा हुआ है, क्योंकि एंट्री आसान है, रियल एस्टेट एक एसेट क्लास, आपकी एंट्री इतनी
आसान हो जाती है, बिकॉज आपको डिस्काउंट चाहिए होता है और इन ह्यूमन नेचर है, उसको लालच चाहिए कि भाई आप मुझे 3% का डिस्काउंट दे दोगे, 4% आप उससे खरीद लोगे, ना कि एक ऐसा बंदा जो आपको राइट प्रोडक्ट गाइड कर पाए। तो लोग खरीद लेते हैं, बिकती नहीं है, तो लोगों के फ़ोन आने लगे, भाई प्रॉपर्टी बेचो प्रॉपर्टी बेचो। मुझे लगा कि अब यूट्यूब से इतनी कॉल्स आ रही हैं तो मेरे पास एक्सेल मैनेज करूँ। देन आई रियलाइज़ कि नहीं यार, हमें कुछ एक सिस्टम बनाना चाहिए, प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए। जब 10 15 20 लाख लोगों की प्रॉपर्टीज़ होंगी तो उसी में से बायर भी होंगे, बिकॉज रियल एस्टेट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो खरीदता है ना, जिसके पास 3 यूनिट है वही चौथी भी खरीदता है। हर बंदा नहीं खरीदता रियल एस्टेट। तो मुझे लगा वो जो सेलर है ना, वही मेरे पास एसेट है। आई स्टार्ट माई कंपनी, नेम इज housypoint.com। housypoint.com का पहला जो लक्ष्य था कि हम जिंदगी में कभी भी किसी का डाटा नहीं बेचेंगे, नेवर एवर। ठीक है, अब पैसा कैसे कमाएंगे? अब क्योंकि बनिया हूं तो पहले ही सोच लिया कि सेलर से पैसा भी नहीं लेंगे, क्योंकि सेलर फिर कहीं और चला जाएगा। लोग क्या करते हैं, बायर से पैसा नहीं लेते, सेलर से पैसा लेते हैं। हमने कहा हम सेलर से ही पैसा नहीं लेंगे, बिकॉज इंडिया में सेलर बहुत है, बायर लिमिटेड है। अब बायर को कॉस्ट इफेक्टिव कैसे पड़ेगा अगर हम सेलर से पैसा नहीं लेंगे? बिकॉज पूरी मार्केट में कोई भी ब्रोकर कम्युनिटी जो है वो सेलर से भी लेती है और बायर से भी लेती है। और आपके पास अगर कोई प्रॉपर्टी है, आपने इस प्रॉपर्टी की कॉस्ट डिसाइड कर ली कि ये मैं 3 करोड़ की दूंगा, तो एक ब्रोकर भी है, तो आप 3 करोड़ 1 लाख या 3 करोड़ 3 लाख रुपए ही इसकी प्राइस रखोगे, आप 3 में नहीं दे दोगे, क्योंकि आप पहले ही कैलकुलेट करके बैठे हो। ये एक ह्यूमन नेचर है। मैंने क्या डिसाइड किया, भाई सर कोई बात नहीं, आप मुझे मत दो 1 रुपया। आप प्रॉपर्टी कितने की होगी? आप कहते हो मैं 3 में दे दूंगा, क्योंकि मेरे पहले 3 लग रहे थे। अब बायर को फायदा हुआ कि नहीं? क्योंकि 1% प्रॉपर्टी सस्ती मिली, प्लस हमने लीगली जितने राइट, आपको पता है रियल एस्टेट में ट्रांजैक्शंस कैसे होती है? एटीएस के थ्रू, एग्रीमेंट टू सेल, जबकि वो वैलिड नहीं है। जीपीए के थ्रू, वो वैलिड नहीं है। बहुत सारे फॉल्स कमिटमेंट होते हैं। कैसे? आपने एक प्रॉपर्टी बेची, हमने एक प्रॉपर्टी बेची, आप दोनों ने आपस में एग्रीमेंट करा, कल की डेट के अंदर अगर आपने उस एटीएस को या एग्रीमेंट को रजिस्ट्रार के पास जाके रजिस्टर्ड नहीं, नोटराइज नहीं कराया, पैसे नहीं दिए गवर्नमेंट के पास में, जब तक उसकी वैलिडिटी नहीं है। गवर्नमेंट को पैसे देना जरूरी है। 110%। हम कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो बायर और सेलर पहली चीज तो आमने सामने बैठता ही बैठता है, बिना टेबल के डील नहीं होती। मेरे एक्सपीरियंस में तो मैंने देख लिया था। तब डाटा बेच रहे हैं, आपका पैकेज बेच रहे हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन आ गई, बायर को चाहिए 10,000 का पैकेज ले लो, 2,000 का पैकेज ले लो, 3,000 का पैकेज ले लो। आप पूरे दिन बिजी रहते हैं सर, आपके पास 5-6 पॉडकास्ट हैं दिन के, आपने एक प्रॉपर्टी बेचनी है, आप पूरे दिन परेशान हो जाओगे। कॉल से इतनी आएंगे, बहुत फोन आएंगे, सारे ब्रोकर्स फोन कर जाएंगे। आप क्या हो उस कंडीशन में? द मीनवाइल आपने हमारी वेबसाइट पे डाला। हम पहले से तो कॉल ही नहीं करते। कॉल जब करते हैं जब एक्चुअल में आपकी यूनिट के अगेंस्ट में कोई चीज आती है। दूसरा, हम आपका ना तो नाम बताते हैं, ना नंबर बताते हैं, ना ईमेल आईडी देते हैं, और ना ही यूनिट नंबर रिलीज करते हैं। हमारी वेबसाइट पर या ऐप के ऊपर, ऐप आने वाला है बहुत जल्दी, तो हमारी वेबसाइट पर खाली ये होता है कि प्रोजेक्ट नंबर गोदरेज 101, उसके अंदर 11th फ्लोर के ब्लॉक के अंदर एक यूनिट अवेलेबल है, साउथ का उसका एग्जिट है, ईस्ट का एग्जिट है, और नेगोशिएबल है प्राइस। इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड कि मैंने प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लिया, टॉवर सेलेक्ट कर लिया, फ्लोर मुझे जमता है, प्राइस मुझे जमता है, वो मुझे क्लिक करेगा, फिर हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव उससे बात करेगा, इमीडिएट उस बायर से मिलेगा, उसकी फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग लेगा कि वो लोन लेगा, कैसे लेगा, किस तरीके से वर्किंग करेगा। देन मैं आपको एक कॉल करूंगा, हाय सर, आपकी यूनिट के लिए एक क्वेरी आई थी, क्या आप बात कर सकते हैं? आप अगर बिजी होगे तो मैं टेक्स्ट छोड़ दूंगा, फिर मैं सामने वाले को बोलूंगा जब मेरे पास में कम्युनिकेशन हो जाए मैं आपको अपडेट करूंगा। बात हो गई, आपने मुझे कॉल बैक कर लिया, एक बार किया तो आप मुझसे नाराज नहीं होगे, क्योंकि मैं आपके लिए मदद कर रहा हूँ, मैं आपसे पैसा भी नहीं ले रहा सर, उस डील का आई एम नॉट चार्जिंग सिंगल पेनी। तो मैंने आपको बुलाया, आपको सर्विस दे दी, आमने सामने मीटिंग करा दी, नेगोशिएशन ऑन टेबल हो गया, पेपर वर्किंग हमने कर ली, जो भी लीगल पेपर वर्किंग करनी थी, जहाँ पे हमने बायर को भी सिक्योर कर लिया, सेलर को भी सिक्योर कर लिया। किस तरीके से? हमने आप दोनों के एग्रीमेंट नोटराइज करवाए। अब जो कंडीशन उसमें मेंशन है, अगर आप पीछे हटोगे तो आप वो प्रॉपर्टी किसी और को नहीं बेच सकते, या तो आपको 10 का 20 देना पड़ेगा, या जो बायर है उसने पीछे हट गया तो उससे 10% उसका आप ले लोगे। इस कंडीशन में 1% मैं आपसे चार्ज करूंगा, क्योंकि आपके पास 10 का 20 आ गया और ये डील नहीं हुई।
अगर डील नहीं हुई तो पैसे लोगे आप? सर आपको तो 10% एक्स्ट्रा मिल गए ना। आपकी 3 करोड़ की प्रॉपर्टी 30 लाख रुपए का एक टोकन हुआ, 30 लाख आपके पॉकेट में आ गया सर। उसके बदले में तो मैं ले सकता हूँ आपसे 50% ब्रोकरेज तो ले सकता हूँ सर, कि 1.5 लाख रुपए मुझे भी दे दो। अब डील नहीं हो पाई, फाइनली 2 महीने हमारी मेहनत तो लगी, अब डील हो जाती तो मैं बायर से चार्ज करता। या सेम टाइम आप डिफॉल्ट कर गए तो आपने बायर को देने 20%, तब मैं बायर से ले लूं। और दोनों डील फाइनल हो गई तो पैसे कहाँ से कमाओगे आप? बायर से। बायर से? बायर मुझे दे रहा है 1% प्लस जीएसटी दे रहा है, क्योंकि मैं उसका नेगोशिएट करवा के चल रहा हूँ। तो सिक्योर कर दिया, बायर भी सिक्योर हो गया, सेलर भी सिक्योर हो गया। और क्योंकि नोटराइज्ड एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट सेल टू एग्रीमेंट नहीं है, एग्रीमेंट है जो नोटराइज्ड है तहसील में जाके, मतलब कल की डेट के अंदर इससे सिक्योर कोई एग्रीमेंट नहीं होता रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस में। और गुड़गांव, बैंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई, आप कोई भी बड़ी लोकेशन पकड़ लो, वहां पे ब्रोकर्स ज्यादा फोकस्ड हैं नए प्रोजेक्ट बेचने में, बिकॉज कमीशन ज्यादा आती है। रीसेल में बहुत बड़ा गैप है। वहां पे कैसे वर्किंग होगी कि आपको कोई जानता है ब्रोकर, आपसे सर एक काम करो 2 करोड़ की बेचनी है, ठीक है सर 2 से ऊपर बेचूंगा वो मेरा। ये होता है इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा, ये रीसेल ट्रांजेक्शन्स में होता है। तो आपने अगर वो प्रॉपर्टी उसको दे दी एग्री करके, और उसने 2.30 की बेच दी ना, तो आपको 2 ही देगा। मैं कह रहा हूं वो 2.30 में बेच के आपको 2 क्यों देगा? पैसा आपका लगा, समय आपका लगा, मीटिंग आपकी होगी, तो आप 30 लाख रुपए उस ब्रोकर को क्यों देना चाहते हो? आप अपने पास रखो, मुझे उसमें से कमीशन भी बनते हो, मैं आपको राइट बायर ला के दूं। ऐप तो डिस्काउंट भी देना तो बायर को दे दो, करेक्ट। आप 2-10 का बेच दो। एटलीस्ट ट्रांसपेरेंसी उस लेवल की होनी चाहिए। राइट। तो ट्रांसपेरेंसी में नंबर 1 हम लोग कोई पैसा नहीं लेते वो। तीसरा इश्यूज आए लीगल और टैक्सेशन के। प्रॉपर्टी परचेज करना, लोगों को लगता है ब्रोकर से मिलेंगे, कंसल्टेंट से मिलेंगे, प्रॉपर्टी परचेज हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं होता। उसमें सबसे बड़ा एक्सपेक्ट क्या है? पैसा। आप कैसे लोगे? आपके पास खुद की कमाई का पैसा होगा, आपके पास में लोन लोगे, 2 ही तरीके होंगे। पर गवर्नमेंट ने मल्टीपल प्रोविजन रखे हुए हैं प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए। आप पैसे का किस तरीके से ट्रांसफर लेंगे जिससे कि आपको टैक्सेशन ना लगे, आपका पैसा बच जाए टैक्सेशन में। कैसे बचेगा? तो हमारे पास सीए हैं, हमारे पास पूरी पैनल ऑफ चैन है, जहां पे ऑलमोस्ट आपको 10 से सीए मिलते हैं, जो आपसे 10 मिनट की कंसल्टेंसी ओनली 1000 रुपए में करते हैं। ये हमने सीए वाला पार्ट रखा हुआ है कि आप प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे हो या बेचने जा रहे हो, क्योंकि कई ऐसे रूल्स हैं। मेरे पास एक क्लाइंट है, ये जो प्रोडक्ट बनाया उसके पीछे रीजन भी क्या था। एक क्लाइंट मिले जिन्होंने 2020 में प्रॉपर्टी परचेज करी, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए आपको एटलीस्ट 2 साल रखना होता है। तो उन्होंने 2 साल 2 महीने बाद प्रॉपर्टी बेच दी 5 करोड़ की, 3 की खरीद के 5 की बेची, 2 करोड़ का प्रॉफिट आया। अब उनको नॉलेज नहीं थी, पढ़े लिखे ज्यादा थे, नॉलेज नहीं थी सीए की, उनको अपने फील्ड की नॉलेज थी। उन्होंने क्या करा, रिटर्न फाइल कर दी, ये एजम्पशन में कि मैं तो इस पैसे का अगर अगला इन्वेस्टमेंट करूंगा, क्योंकि 3 साल तक का टाइम होता है, पर उसके लिए पहली कंडीशन होती है या तो आप अपना रिटर्न फाइल करने से पहले वो कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दो पैसा, या फिर आप उस पैसे को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अकाउंट के अंदर रख दो। उन्होंने वो आईटीआर फाइल कर दी और हमसे मुलाकात हुई। मैंने बोला सर ये प्रॉपर्टी दिला रहे हैं, प्रॉपर्टी फाइनलाइज हो गई। जब पैसे की बात आई तो उनको वो बेनिफिट ही ना मिले वहां से, तब उन्होंने सीए से कंसल्ट करा। फिर मैंने उनको अपने सीए का नंबर दिया, क्योंकि मेरी जब ऑफिस, तो हमने भी अपना एक सीए रखे हुए हैं, तो उनसे बहुत सीनियर सीए, उनके साथ लास्ट पॉडकास्ट भी किया था हमने, तो उसमें बहुत कुछ हमने डिटेल में लोगों को ब्रीफ किया है। तो उनसे जब कंसल्ट किया, उन्होंने बोला सर ये इशू है। तो मुझे लगा कि इसके लिए हमें मार्केट में आना चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए। अब कोई इतनी बड़ी फीस देने को तैयार नहीं था, हम स्टार्ट की भाई 999 प्लस जीएसटी पे आप 10 मिनट की कंसल्टेंसी ले सकते हो। यू नोट, आप प्रॉपर्टी परचेज करने से पहले और प्रॉपर्टी बेचने से पहले लीगल एक्सपेक्ट समझ लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जिससे कि आप अपने लाखों रुपए बचा पाओ। तो एक सर्विस ये करी। दूसरी, आपने सुना होगा बहुत सारे डेवलपर डिफॉल्ट कर जाते हैं। अब उसमें हजारों लोग हैं, अब हजारों लोग एक दूसरे से ना तो मिल पाते हैं, और जब उन लीगल कंसल्टेंसी की बात आती है तो वो कैसे करें। तो हमने लीगल कंसल्टेंसी भी अपने सिस्टम में डाली। हमारे पास में हाई कोर्ट के वकील हैं जिनसे हम सर्विस लेते हैं अपनी, क्योंकि हम लीगल फर्म है, हमें हर तरीके की सर्विस लेनी पड़ती है। कंपनी चला रहे हैं, आप भी कंपनी चला, माइट भी आपने भी ली होगी,
तो मैंने उसका भी सिस्टम निकाला कि आप प्रॉपर्टी खरीदने से पहले, प्रॉपर्टी बेचने से पहले एक बार लीगल कंसल्ट भी करो। आपको पता है डेवलपर के पास अगर आप प्रॉपर्टी परचेज करने जाते हो, आप कभी डेवलपर से उसकी जमीन, उसने जो जहाँ पे प्रोजेक्ट बना रहा है उसकी डिटेल ली? नहीं, कभी नहीं लेते। कभी नहीं ली। क्यों? आपको लगता है रेरा ने सर्टिफिकेशन दे दिया है, इट मीन्स वहां पे सब कुछ ठीक है। पर वो लैंड कभी ना कभी किसी की होगी, गवर्नमेंट की होगी, किसी ना किसी किसान की होगी, कहीं की भी लैंड होगी। मल्टीपल इश्यूज निकलते हैं गुड़गांव के अंदर। तो हमने एक सर्विस स्टार्ट करी है, प्रॉपर्टी लेने से पहले हम डेवलपर ने जो लैंड परचेस करी है, डेवलपर तो आपको दिखा देगा देखो जी मेरे पास पेपर हैं, पर वो पेपर वैलिड कैसे होंगे उसके लिए उसकी चेन चेक करनी पड़ेगी तहसील में जाके। अब वो आप नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकता, उसके लिए आपको कौन चाहिए? एक प्रॉपर लॉयर जिसकी पकड़ हो, जो जाके तहसील में प्रॉपर उस लैंग्वेज को समझता हो। तो हमने वो भी सर्विस लॉन्च करी कि आप चाहे डेवलपर का माल खरीदो, चाहे कोई भी लैंड परचेस करो, कहीं पे भी कुछ ले रहे हो या बेच रहे हो, तो आप पहले उसकी चैन ऑफ प्रैक्टिस देख लो कि जो डेवलपर को भी मिली। क्योंकि रेरा के अंदर भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कई सारे आपको एनओसीज लेने होते हैं। अब एनओसीज लेने के लिए 2 प्रोविजन दिए हैं गवर्नमेंट ने। आप उसके एवज में गारंटी के तौर के ऊपर या तो पैसा रख दें। सपोज आपने 1 करोड़ की सिक्योरिटी दे दी, सर मैं आपको वो ला के दे दूंगा 2-3 महीने में एनओसी, आप हमारा प्रोजेक्ट चालू कर दो। रेरा कहता कोई बात नहीं, 1 करोड़ रख जा। पर कल की डेट के अंदर अगर वो एनओसी नहीं ले पाया, तो आपने डेवलपर, एज ए डेवलपर आपने डेवलपर प्रोजेक्ट बनाया, बायर ने प्रॉपर्टी परचेस कर ली, आप दोनों की डील हो गई। कल की डेट में तीसरा बच्चा निकल के आ गया, जमीन वाला कहता भाई यहाँ तो कुछ हो ही नहीं सकता, अब आपके करोड़ों रुपए गए। तो ये लीगल एक्सपेक्ट को समझना जरूरी है। बहुत बढ़िया। मतलब 5 साल में आपने इतना सब कुछ कैसे सीख लिया? सर मैं ऑलरेडी सेल्स का ही बंदा हूँ, और मेरा हमेशा से मानना रहा है लोगों की मदद करना पहला ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। बिजनेस के अंदर प्रॉफिट कमाना एक पॉइंट है कि हर कोई बंदा पैसा कमाने ही आता है, पंडित भी पैसा कमा रहे हैं ना। और ये नियत डे वन से है मेरी कि मुझे 1% चाहिए इज्जत का, जो मैं ठोक के लेता हूँ बायर से। और सर भगवान की कृपा से एक अच्छा मार्जिन है। 5 करोड़ की प्रॉपर्टी बेची सर, 5 लाख रुपए। आज कौन से बिजनेस में आते हैं जहां पे आप खाली डील करा रहे हो? आप प्रैक्टिकल बताओ सर। नहीं आता। अब लोग इसमें से भी मोटा पैसा बचाना चाहते हैं। कहाँ जाना है आपने? रहना तो यही है। मैं महीने की 16-17 रीसेल की ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ सर। बड़े बड़े ब्रोकर महीने में इतनी ट्रांजेक्शन नहीं करते, वो 2 या 3-4 ट्रांजेक्शन कर लेना बहुत बड़ी बात है। बिकॉज मैंने इसे गोलगप्पा बिजनेस बना दिया। थोड़ा मार्जिन रखो, ट्रांसपेरेंसी पूरी रखो, लोगों को सहूलियत दो, लोग अपने आप आएंगे। लोग अपने फ्रेंड सर्कल में बताते हैं जाके तब सर सीखने कब आए फिर आपसे? अब जब मर्जी आए सर। मैं तो सीखने के ऐसा है सर कि कहीं पे भी आप सीख सकते हो। हाँ, नहीं आप ही से सीखेंगे अब तो, मैं श्योर हूँ अब। सर कहीं कुछ करना ही नहीं है, आपने बस एक चीज याद रखनी है, हाँ, आपने लोगों की मदद करनी है। मदद करनी है बेस्ट पॉसिबल वे में आप कर रहे हो। आप फाउंडर्स की मदद कर रहे हो बेसिकली। करेक्ट। आपका इंटेंट, जो फीस है वो तो एक्चुअल में सेटअप की फीस है यार। आज हम नॉर्मल जगह में पॉडकास्ट करने आते हैं, मैं वहां देता हूँ भाई 25,000 रुपए कॉस्ट, तो उनका सेटअप यूज करता हूँ। पर एक्चुअल में आप उनको एक स्पॉट पे पहुंचा रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है। उनकी बात रखने की कोशिश करा रहा हूँ, बस मैंने वही बोला ना कि आप कर सकते हो तो उसमें सब कर सकते हो, तो मैं तो मदद ही कर रहा हर हूँ। बंदा कर सकता है। और मैं आपको बता दूं, अगर मैं अपनी वेबसाइट के बारे में बताऊं या ऐप के बारे में बताऊं, ये हिंदुस्तान की पहली ऐसी रियल एस्टेट की ऐप होगी जिसने 100 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए सोचा है। 140 करोड़ है, पर मैं कह रहा हूं 100 करोड़ मोबाइल यूजर है। आज सबसे बड़ा देश में मुद्दा क्या है? बेरोजगारी। राहुल गांधी इसी बात को तो बोलता है हर बार कि मोदी जी बेरोजगारी है, युवाओं को जॉब नहीं मिल रही। हर एक इंसान पैसा कमा सकता है, उसे किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, स्किल होने की जरूरत है। रियल एस्टेट में आप रेफर करके पैसा कमा सकते हो। आप सोच के देखो सर, आपकी प्रॉपर्टी है, आपको बेचने के लिए मुझे तो कुछ देना ही नहीं। अब आपका दोस्त कहता है कि यार एक काम करो, आप ना हाउसी पॉइंट पे जाके अपनी प्रॉपर्टी बेच दो, और वो आपको एक लिंक भेजता है मेरी ऐप का, मेरी वेबसाइट का। आप जाके वहां पर प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड कर देते हो, आपकी प्रॉपर्टी सेल हो जाती है। पर जिस दिन आपकी प्रॉपर्टी सेल होगी ना, मैंने आपसे कुछ नहीं लिया, पर मैं वो 5,000 रुपए उस सेल जो हम अर्निंग कमाएंगे
मैं उस आपके फ्रेंड को दे रहा हूँ, जैसे रेफरल। दूसरा, अगर आपके दोस्त ने आपको भेजी और आपने कोई नई प्रॉपर्टी मुझसे परचेज करी तो वहां पे अर्निंग्स हमारे पास ज्यादा है। करेक्ट। अगर आपको हमने डील दिला दी और आपके दोस्त ने उस डील के अंदर हमने पैसा बचाया, सपोज 10 लाख रुपए, तो उसका 20% योर फ्रेंड गेट। 2 लाख रुपए होते हैं सर 10 लाख का। 2 लाख रुपए खाली रेफर करने से आप कमा सकते हो। मतलब सारे एजेंट करोड़पति है, मतलब सब एजेंटों से बात करनी पड़ेगी। सर एजेंट करोड़पति है कि नहीं है, बट क्या आप करोड़पति बन सकते हो घर बैठे हुए? क्या आप सोचो, मैंने ये जो सोचा है ना, इसके पीछे थॉट क्या था। हर जिस सोसाइटी में रहता हूँ ना, सेंट्रल पार्क इज टॉप नॉच सोसाइटी इन गुड़गांव, सोना के अंदर आती है। तो मैंने देखा बहुत सारे यंग एज के लोग, मेरी एज के लोग, उनकी वाइफ बेबी हो गया, वो घर पर है, पर वो एक अच्छी खासी कंपनी में वर्किंग थी, बहुत अच्छी पढ़ी लिखी, अच्छा कम्युनिकेशन, और एक उनका एक सर्कल है। जस्ट थिंक अबाउट, अगर मैं उस सर्कल में उस लेडी को बोलता हूँ आप घर पर रह रहे हैं, आपके पास में या तो ऑप्शन है कि आप कुर्तियां बेच लो 500-500 रुपए की, यहाँ बेचना 5 पड़ेगा, करोड़ का एक फ्लैट बेच लो, या आप खाली रेफर कर दो, आपको बेचना भी नहीं है, हमारी टीम है। आपने एक क्वेरी रेफर करा, आपकी तरफ से कोई क्वेरी आई तो हमारी टीम उसको मैनेज कर रही है। मैं आपको बैठे बैठे कमीशन दे रहा हूं, बैठे बैठे। तीसरी चीज सर, हमने एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया है हिंदुस्तान में, आज से पहले ये नहीं था, होम इंस्पेक्शंस। आपने पीडीआई सुना होगा कारों के बारे में, और ये आइडिया मुझे आया भी वहीं से। आई एम प्लानिंग फॉर माई न्यू कार। तो 50 लाख की गाड़ी लेने के लिए आप एक बार सोचते जरूर है यार, क्योंकि इतने वीडियोस चल रहे हैं मार्केट में, आज यूट्यूब में भी देखता हूँ भाई, अगर कोई चीज़ प्लान करनी है तो 10 गाड़ियों के वीडियोस देख लिए। तो एक वीडियो ऐसा आ गया कि सर इस बंदे ने गाड़ी की पीडीआई कराई और बच गए इसके पैसे, क्योंकि टायर चेंज था, दूसरे ईयर का टायर इसमें लगा रखा था, इंजन में कोई लीकेज या धुआं आ गया। तो मुझे लगा यार ये तो इशू है। बात करी उस बंदे से, कह रहा सर 10,000 रुपये लगेंगे, मैं आ जाऊँगा, आप गाड़ी बुक कराओ, मैं आ जाऊँगा, बुकिंग से पहले मैं पीडीआई कर दूंगा, अगर कमी होगी तो वो बंदा दूसरी कार देगा। तो मुझे लगा यार मेरे पास तो घरों के लिए बहुत क्वेश्चंस आते हैं। और अभी रिसेंटली हुआ भी कि कारपेट एरिया दिया उन्होंने 824 स्क्वायर फीट, और अनफॉर्चुनेटली मेरे एक फॉलोअर हैं, पुलिस वाले हैं, तो उन्होंने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट करी कि आप चले जाओ मेरे बेटे के साथ में अपार्टमेंट मेजर करने, बिकॉज आपके घर में मैं नहीं जा सकता, आई एम नॉट ऑथराइज किसी के भी घर में। तो वो मेरे पीछे पड़ गया, और वो क्या अच्छे पुलिस वाले हैं, तो अच्छी एक हर जगह बैकिंग चाहिए होती है, तो उनके खाली रिगार्ड में उनके बेटे के साथ चला गया। तो मैंने वीडियो भी बना के डाला हुआ है जिसमें 45 टाइल खराब निकले हैं, यूट्यूब के ऊपर है, ऑलमोस्ट 9-10 हज़ार व्यूज हैं, बट 45 टाइल खराब है सर 780 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट में, और एरिया भी कम है। देन आई क्लिक कि बॉस ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ है और ये प्रॉब्लम है लोगों की। तो मैंने स्टार्ट करी होम इंस्पेक्शन और पीडीआई। विद इन 2 days आई फाइनलाइज इंजीनियर, और जो बेस्ट पॉसिबल प्रैक्टिस हो सकती थी कर ली। राइट नाउ वी हैव 4 इंजीनियर्स इन डिफरेंट लोकेशन, गुड़गांव में 3 है, 7 इंजीनियर्स हैं, वो जाके होम इंस्पेक्शन कर रहे हैं सर, हमारी वेबसाइट पे ऑलरेडी चालू है। और मजे की बात बताऊं, हम थर्मल स्कैनिंग भी कर रहे हैं। सपोज आपका ये घर है, नया घर है, अब नया घर बनाता कौन है? बिल्डर नहीं बनाता सर, खाली सोबा को छोड़ के और कोई बिल्डर नए घर नहीं बनाता। सोबा ही एक लौती ऐसी कंपनी है अक्रॉस द वर्ल्ड जो बैकवर्ड इंटीग्रेटेड कंपनी है। मतलब खाली केबल, जो स्विचेस है, केबल हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट्स हैं, उसको छोड़ दो, हर एक आइटम सोबा खुद बनाता है। वर्ल्ड की इकलौती कंपनी है, आप हार्वर्ड के अंदर उसकी स्टडी पढ़ाई जाती है। तो उसके अंदर उनके घरों में इंस्पेक्शन में कोई इशू नहीं निकलता। तो जब प्रोडक्ट फिनिश होके आता है ना, दिखने में तो सुंदर दिखता है, पर अंदर बहुत मेजर इश्यूज निकलते हैं, क्योंकि 20 लोगों की जरूरत थी, 12-15 लोगों से वो काम चला रहा था। तो उसकी सुकून आपको कैसे मिलेगा? आपने अपने सर घर खरीदना ना, मैं इस बिजनेस में आया ना, और बिजनेस में मैंने जब पैसा कमाया तो मुझे एक चीज सेंस ऑफ, आप कह सकते हो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये है कि जब मैं घर बेचता हूँ ना, तो मैं अपने आप को बहुत ऊपर रखता हूँ, क्योंकि मैं कहता हूँ जिंदगी में सबसे बड़ी चीज शादी के बाद घर खरीदना है, बहुत बड़ा डिसीजन है। तो ये प्रॉपर्टी में इमोशनल टच ज्यादा है। जब आप प्रॉपर्टी दिलाते हैं, तो मैं उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बात कर रहा हूँ। तो लोगों को जब घर मिलता है ना, पोजीशन मिलती है,
और उसके बाद में जब उनको इश्यूज आते हैं ना कि यार वो सीलन आ रही है, आपका टाइल चटका रह गया, जैसे आप फर्नीचर मूव करोगे ना तो टाइल अगर होलो होगा तो चटक जाएगा। अब एक टाइल अगर खराब हुआ सर तो रिप्लेस में दूसरा टाइल सेम मिलेगा नहीं, क्योंकि डेवलपर क्या करता है, क्वांटिटी उठाता है क्वांटम में। तो हो सकता है वो अपने लिए कुछ अलग ही चीज बनवा रहा हो, उसने तो 500 घरों के लिए बनवानी है, तो वो रिटेल में तो खरीदेगा नहीं ना, रिटेल में आपको वो पीस मिलेगा। एक टाइल टूटा, आपको या तो सारे टाइल चेंज कराने हैं या आपका करेक्ट। तो इतनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं जो कि बड़े होकर ऑलमोस्ट 80 प्लस पॉइंट्स हैं जो हम चेक करते हैं, जहां पर हम लोगों के सेंस ऑफ सिक्योरिटी देते हैं कि आप एक बार जब पीडीआई करा लोगे या होम इंस्पेक्शन करा लोगे, हमारा इंजीनियर करके जाएगा, 1-1.25 घंटा लगता है थर्मल स्कैनिंग से लेके सब कुछ करने के बाद आपका डेवलपर खुद उसको रिपेयर करवाएगा और फिर हम दोबारा रिविजिट करवाते हैं अपने इंजीनियर से कि ये क्रॉस चेक करवा दें कि हाँ उसने सही काम करके दिया कि नहीं। तो ये सर्विस ओरिएंटेड काम है। आकाश जी, आपने वैसे ही पूरे पॉडकास्ट में सारी बातें कर ली विदाउट माय क्वेश्चन, आपने सारे ही आंसर दे दिए, बट कुछ 1-2 क्वेश्चन मेरे रह गए इस पॉडकास्ट के। बताएं। पहला क्वेश्चन ये है कि एक प्रॉपर्टी खरीदते समय पहले तो क्या क्या ध्यान रखे कोई भी एक एंड यूजर? प्रॉपर्टी खरीदते वक्त सबसे पहली चीज आपने ये ध्यान रखनी है, आप जिससे प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं उसके प्रॉपर आप पेपर वेरीफाई करा लें। पेपर वेरीफाई कराने के लिए आपको कोई ब्रोकर नहीं करा के देगा, आपको या तो खुद तहसील के ऑफिस जाना पड़ेगा जहां उसकी आप चैन चेक कर पाए, या आपको अंडर कंस्ट्रक्शन है तो डेवलपर के ऑफिस जाना पड़ेगा। डेवलपर के ऑफिस में जाके आपने उसकी टोटल स्टेटमेंट निकालनी, आउटस्टैंडिंग स्टेटमेंट, वो आप एक बार वेरीफाई करेंगे तभी कोई ट्रांजेक्शन करें। और कोई भी ट्रांजेक्शन बिना कोर्ट के किसी ना किसी लॉयर की हेल्प जरूर ले। प्रॉपर्टी परचेज करते वक्त 10-15 हज़ार रुपए की आपकी कॉस्ट लगेगी, बट आप टेंशन फ्री हो जाएंगे, बिकॉज कल की डेट के अंदर अगर कुछ भी चीज वर्कआउट नहीं की तो आप या तो 10% का जो आपने दिया उसका डबल लेके निकलेंगे या अपनी प्रॉपर्टी लेके निकलेंगे। तो ये आपने काम करना चाहिए और कोई भी डील ऑन टेबल बैठ के ही करनी चाहिए। आप किसी भी ब्रोकर से प्रॉपर्टी ना परचेज करें, जो ओनर है आप उसके साथ बैठ के ही नेगोशिएशन करें, और नेगोशिएशन दबा के करें, नेगोशिएशन होता है। बायर के लिए तो ये नेगोशिएशन जरूर करना चाहिए। अगर आप इम्पल्सिंग बाइंग करेंगे तो आपका नुकसान है, पर अगर आप ठहराव के साथ बाइंग करेंगे तो आपका फायदा होगा। एब्सोल्युटली। अच्छा सर, एक बात बताओ कि मान लो कोई बिल्डर है, अब वो बिल्डिंग बना रहा है और मान लो वो बीच में गायब हो गया, अब आपका लोन वोन चल रहा है, अब वो मिल ही नहीं रहा, बात ही नहीं हो रही, या फिर जेल में या फिर कुछ है, तो उस केस में एक एंड यूजर को क्या करना चाहिए? मतलब वो कहाँ जाएगा? और या तो उसको ठहरना चाहिए क्योंकि उसकी बैंक को तो ईएमआई पे करनी है, उस सिचुएशन में एग्जैक्टली क्या करना चाहिए? उस सिचुएशन में 3 काम करने चाहिए। पहली चीज तो हमने इस चीज को देखते हुए एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसका नाम है हाउजी बॉयस। हाउजी बॉयस के ऊपर एक कम्युनिटी अक्रॉस द इंडिया, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं आपको वहां मिलेंगे, उन प्रोजेक्ट का एक कम्युनिटी ग्रुप बना रखा है। तो सपोज आपके लिए सबसे पहली चीज तो होगी कि आप अकेले लड़ाई ना लड़े, उस प्रोजेक्ट में आप जैसे और भी हजारों लोग होंगे, आप सबसे पहले तो उन सबसे कनेक्ट करें। तो हाउजी बॉयज के कम्युनिटी ग्रुप में आप जाएं, प्रोजेक्ट का नाम सेलेक्ट करें, अंडर कंस्ट्रक्शन होगा तो भी दिखाएगा, रेडी टू मूव होगा तब भी दिखाएगा। अब आपको करना क्या होगा, अपनी रिक्वेस्ट आप सबमिट करेंगे, हमारी टीम वेरीफाई करेगी कि आप एक्चुअल में उस प्रॉपर्टी के ओनर हो भी कि नहीं हो, कि आप कोई बाहर के बंदे आ गए हो। तो आपको जो भी डॉक्यूमेंटेशन शुरुआत में मिला होगा आप हमारे साथ शेयर करेंगे, देखो जी हमने इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाया था, ये हमारी पेमेंट की रिसिप्ट है और ये डिटेल है। जैसे ही वो वहां पर आ जाएगा हम आपको उस कम्युनिटी का एक्सेस दे देंगे। तो आप जैसे और हजारों लोग इकट्ठे होंगे। अब बात आती है कि अगला स्टेप क्या करना है, तो हमारे पास लीगल सर्विसेज ऑलरेडी हैं। आपको लीगल सर्विस चाहिए, अकेले अकेले लड़ोगे तो बहुत लड़ाई होगी, कि आप हाई कोर्ट भी नहीं जा सकते, पता है आपको। आप अगर इंडिविजुअल कोर्ट केस करोगे तो आपको लोकल में जाना है, पर अगर आप जैसे ही मोर देन 5 पीपल बनते हो तो आप हाई कोर्ट जा सकते हो। प्लस अब इतने सारे लोग हैं, सारे वर्किंग हैं, हर कोई तो कोर्ट नहीं जाने से रहा, तो आपकी एक संस्था बनती है। उस संस्था के अंदर आप कोई ना कोई अपॉइंट करते हो पर्सन, वो आपके बिहाफ के ऊपर कोर्ट में अगर कोई आवाज आती है तो आप जाना पड़ता है। प्लस आपको लॉयर की सपोर्ट मिली जाती है हमारी तरफ से, तो आप लॉयर अपॉइंट करके वो आपका केस लड़ता रहता है। सो आकाश जी, इस पॉडकास्ट का एक आखिरी सवाल आपसे। आखिरी सवाल ये है कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी बाय करनी चाहिए कि रेडी टू मूव प्रॉपर्टी बाय करनी चाहिए? देखो, प्रॉपर्टी तो पहले चीज बाय करनी ही करनी चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में ज़्यादा पैसा बनता है, बिटकॉइन में ज़्यादा पैसा बनता है, या गोल्ड में ज़्यादा पैसा बनता है,
गोल्ड है जो लिक्विडेट हो जाता है आसानी से, रियल एस्टेट लिक्विडेट उस आसानी से नहीं होता। बाकी तीनों एसेट क्लास लिक्विडेट जल्दी हो जाते हैं, पर अगर गलत पड़ गए तो आपका 40-50% पैसा चला जाता है। पर रियल एस्टेट ओनली एसेट है जहाँ पे आपको लोन भी मिलता है, ठीक है, और कई सारे इनकम टैक्स के अंदर प्रोविजन भी हैं जहाँ पर आपको जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो उसका बेनिफिट भी मिलता है। और रियल एस्टेट अगर 10-20% नीचे गिर भी जाता है तो आपको पता नहीं लगता, और जब पता नहीं लगता तो आपको डर नहीं लगता। रियल एस्टेट सबसे अच्छी बात है, आप अपने रहने के लिए लेते हो, इन्वेस्टमेंट के लिए लेते हो। इन्वेस्टमेंट के लिए लेते हो तो राइट अंडरस्टैंडिंग के साथ में आप परचेज करें, किसी भी अच्छे कंसल्टेंट्स के साथ में डिस्कस करें। कोई भी प्रॉपर्टी एप्रिशिएट 2 वजह से करती है, वहां पर मेजॉरिटी जॉब्स होंगी तो वहां पर और लोग आके रहेंगे, तो डिमांड एंड सप्लाई की वजह से पैसा एप्रिशिएट करे। और अगर आपने रहने के लिए चाहिए तो आप वो देखें कि आपके बच्चे का स्कूल, आसपास में अच्छा हॉस्पिटल और आपकी जॉब से डिस्टेंस कितना है। तो ये मेजर फैक्टर्स होते हैं जो आपको दिमाग में रख के प्रॉपर्टी बाय करनी चाहिए। इसके अलावा और भी कई तरीके हैं, और भी, क्योंकि प्रॉपर्टी खाली एक एसेट क्लास है बट उसमें मल्टीपल चीजें हैं। कमर्शियल्स आ जाता है, प्रॉपर्टी के अंदर लैंड आ जाता है, लैंड का थॉट प्रोसेस डिफरेंट होता है इन्वेस्टमेंट करने का। इसके बाद बात करें फार्म हाउसेस आ जाते हैं, वो एक सेकंड ऑफ बाइंग हो जाती है, एक डेस्टिनेशन बाइंग आ जाती है, जैसे गोवा हो गया, अयोध्या हो गया। आपने सुना होगा उत्तराखंड के अंदर मल्टीपल रिजॉर्ट्स हैं, वो मिलते हैं आपको। तो मल्टीपल प्रोडक्ट है। तो आपने सबसे पहले अपने रहने के लिए घर लेना चाहिए, तरीका मैंने बता दिया है। उसके बाद में आपको एक सेकंड इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। रियल एस्टेट में आपको पैसा बहुत अच्छा बन के मिलता है, क्योंकि आप, अगर सही बताऊं सर, आपको बोलूं मैं 5 करोड़ रुपया लगा दो स्टॉक मार्केट में, नहीं लगाएंगे। आपके दिल से ऐसी आवाज आएगी डेली कि कल को मार्केट में कुछ भी हो गया, जबकि पता है स्टॉक मार्केट में ज्यादा पैसा बन सकता है, बट रियल एस्टेट में आप 10 करोड़ की चीज भी खरीद के बैठ जाओगे, डर नहीं है। डर नहीं है। एटलीस्ट अपनी दर, और 10 की चीज, क्योंकि आप 10 की खरीदोगे तो कोई हल्की लोकेशन पे तो नहीं खरीदोगे, बढ़िया लोकेशन पे खरीदो, और रियल एस्टेट ऐसे ही बढ़ता है, तो इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। बहुत बढ़िया भाई। तो पूरी प्रॉपर्टी की आज आपने जानकारी दे दी इस पूरे पॉडकास्ट में, और एक फ्लो में दे दी कि तो जो भी कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहा होगा तो शायद एक बार ये पॉडकास्ट अगर किसी ने देख लिया, अगर सर्च किया यूट्यूब पे और पॉडकास्ट आ गया, तो शायद उसके डिसीजन मेकिंग में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो सकती है, बाइंग पैटर्न में चेंज हो सकता है। तो आकाश जी बहुत बहुत थैंक यू सो मच फॉर कमिंग दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच, आपने इस प्लेटफॉर्म पे हमें आने का मौका दिया। हमारी कोशिश यही है कि हर एक इंसान की मदद, चाहे वो पैसे से हो, चाहे वो अपनी नॉलेज से हो, क्योंकि हमने जो लीगल टैक्सेशन, ये भी एक तरीके से दूसरे के इंसान की मदद ही करते हैं। आप लोग ऐसा नहीं कि खाली डोनेशन करके मदद कर सकते हो, हम जो पीडीआई कर रहे हैं उससे भी हम लोगों की मदद ही कर रहे हैं, सेंस ऑफ सिक्योरिटी में। सर थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर।